नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। हाजिर हम आपको बताने के लिए टॉप 5 में 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज की वो 25 बड़ी खबरें क्या हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक बड़ी कार्रवाई की खबर। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोहित, उनका पहला रिएक्शन भी आ चुका है। उन्होंने पहले रिएक्शन में कहा कि मेरे खिलाफ बिना किसी सबूत के एक्शन लिया। मैंने दरअसल अडानी का मुद्दा उठाया, आगे भी उठाती रहूंगी। किसी भी उपहार की नकदी का कोई सबूत नहीं मिला। महुआ मोइत्रा ने कहा कि निष्कासन की सिफारिश पूरी तरह इस आधार पर है कि मैंने अपना पोर्टल लॉगिन साझा किया। इसको नियंत्रित करने के लिए फिलहाल कोई नियम है नहीं। एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बीजेपी के अंत की शुरुआत है। तो आज एक बड़ा हंगामा, बड़ी बहस देश के सामने सदन के भीतर इस मुद्दे पर हुई है। एक सिफारिश की गई थी कि क्या इस पूरे गंभीर मामले के आधार पर सदस्यता को रद्द किया जाए, जिसकी सिफारिश थी। इस पर सदन में अंततोगत्वा वोटिंग हुई, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया। लेकिन 24 के चुनाव तक यह मुद्दा गरमाने वाला, इतना तय। तो एक और बड़ा टॉपिक, उसका रुख करेंगे। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 राज्यों के लिए 3-3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मध्य प्रदेश के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा डॉक्टर के लक्ष्मण, जो बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्हें भी पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश भेजा गया है। इसके अलावा एक और बड़ा नाम आशा लकड़ा, जो बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। इन 3 लोगों को मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक करनी है और उसके बाद तय होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कि किन 3 चेहरों पर बीजेपी आलाकमान ने भरोसा जताया है, पर्यवेक्षक बनाया है। पहला नाम अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री हैं, आदिवासी चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। इन्हें छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। इसके बाद सर्बानंद सोनवाल, केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी वो फिलहाल निभा रहे हैं और ये भी छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक की जो लिस्ट है, इसमें इनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा एक और नाम दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन में मजबूत पकड़ है इनकी और इन्हें भी छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक लेनी है, जिसके बाद यह तय होगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुखिया कौन होगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद एक और राज्य जहां पर सत्ता में वापसी की है बीजेपी ने, राजस्थान। और राजस्थान में राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री, इन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा एक और नाम सरोज पांडे, जो राजस्थान में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी निभाएंगी। राज्यसभा सांसद हैं, संगठन में बेहतर काम किया है और इन्हें अब राजस्थान में पर्यवेक्षक बनाकर बीजेपी ने भेजा है। इसके अलावा विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव, ये भी राजस्थान में पर्यवेक्षक बनकर गए हैं। विधायक दल की बैठक करेंगे और उसके बाद तय होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ के विधायक दल की बैठक लेने के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, अर्जुन मुंडा जी, सोनवाल जी और तीसरा गौतम जी, संगठन के महामंत्री। मुझे लगता है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशविरा लेके और उनकी राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। तो 2024 से पहले 2024 में जो अपने राज्य की सीटों को जिताकर दे पाए, ऐसे किसी फेस की भी तलाश है। 23 में जो विनिंग फैक्टर्स रहे उनको जो 24 तक बरकरार रखे, बढ़ा सके, ऐसे चेहरे की तलाश है। और कल संभवतः तीनों स्टेट में शाम तक वे नाम सामने आ सकते हैं, जिस पर देश की नजरें हैं। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में हार की समीक्षा कर रहे हैं।
इधर कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा को जल्द हटाया जाए। कुमारी शैलजा प्रभावशाली नेताओं के हाथों बिक गई थी, टीएस सिंहदेव को हीरो की तरह प्रमोट कर रही थी, ये उन्होंने कहा है। जो हमारे राज्य की प्रभारी हैं मैडम, जब से आई हैं, ये सिर्फ ये जैसे किसी हीरो को प्रमोट नहीं किया जाता है, उस तरह से आदरणीय टीएस सिंहदेव को लगातार प्रमोट करने का काम सिर्फ कर रही थी। इन्होंने कोई डैमेज कंट्रोल नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं की। बड़े प्रभावशाली नेताओं के हाथ पे बिक चुकी थी यहाँ की प्रभारी, इसलिए ये छत्तीसगढ़ का नौबत आई है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। ईवीएम पर भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन जहां कांग्रेस पिट जाती है वहां इन्हें शंका कुशंका होती है। हमें नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस की समीक्षा बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि विकसित देशों में बैलेट से मतदान होता है, वे देश तकनीक में हमसे आगे हैं, लिहाजा हमें भी ईवीएम को त्याग देना चाहिए। सवाल इस बात का है कि जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होता, और जहां कांग्रेस पीट जाती है, जहां हार जाती है, वहां उनको शंका और कुशंका पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई आपत्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि इस आधुनिक युग में नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम मशीन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हार का बहाना ढूंढते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी जीत और हार में कभी कारण नहीं ढूंढती। मैं ईवीएम के पक्ष में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि विकसित से विकसित देशों ने इस प्रणाली को त्याग दिया। वहां पर बैलेट से ही वोटिंग होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो। हमसे तकनीकी में ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर दिल्ली से भोपाल पहुंच चुके हैं प्रहलाद पटेल, और भोपाल में वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया है। प्रहलाद पटेल सीएम पद के दावेदारों में शामिल हैं। 4 दिन बाद वो दिल्ली से लौटे हैं भोपाल। भोपाल में निर्दलीय एमएलए कमलेश्वर ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। सीएम हाउस में हुई दोनों की मुलाकात रतलाम के सैलाना से विधायक चुने गए हैं। कमलेश्वर डोडियार बाइक से कल दोपहर भोपाल वो पहुंचे थे। इधर छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का एक और बयान सामने आया। बीजेपी छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो नहीं लगा रही, चुनाव में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाया करते थे। ये शुरुआत है, देखिए आगे क्या होगा। बीजेपी काम के बाद सबको भूल जाती है, आरोप भी लगाया। जिसका काम हो जाता है पर उसका ये लोग चर्चा भी नहीं करते, ना उसको महत्व देते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का भी फोटो का उपयोग किए, अब उसको कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। इनके बैनर पोस्टर से सब गायब है। ये तो एक झलक है, आगे देखिए होता है क्या। शाजापुर में आरएसएस का 3 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। 8, 9 और 10 दिसंबर तक ये सम्मेलन होगा। जिला विभाग प्रांत के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण पर चर्चा होगी और आरएसएस पदाधिकारियों का भी इस दौरान चुनाव किया जाएगा। रायपुर में डामरीकरण में गड़बड़ी पर राजेश मुड़त का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खराब मौसम में डामरीकरण करने की क्या हड़बड़ी है, आखिर अधिकारी इससे किसे उपकृत करना चाहते हैं। हफ्ते भर में ही नई बनी सड़क उखड़ने लगी। जांच कर लापरवाह ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जब मौसम विपरीत है उस समय ये काम नहीं करना चाहिए। ऐसी क्या जल्दी थी जब इतने दिन तक काम नहीं किए, और जब मौसम खराब है, दोनों विपरीत मौसम है, वैसे मौसम में काम करना तो किसको मोबिलाइज करने के लिए कर रहे थे। लाखों रुपए का काम बर्बाद हो गया तो उसके जिम्मेदार ठेकेदार हो या वो अधिकारी हो, उनसे वसूल करना चाहिए। भ्रष्टाचार की आशंका डामर की लग रही, क्या इस पर जांच कराएंगे? जांच क्या है, जिनको करना अधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी सरकार गठित हो जान दो, उसके बाद में तो कई चीजों की परतें खुलेगी।
कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसे लेकर हर किसी के मन में संशय है। विधायक भी इसे लेकर अपनी राय दे रहे हैं। इंदौर की विधानसभा नंबर 4 मालिनी गौड़ मुख्यमंत्री फेस को लेकर बयान देते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जनता के विश्वास की जीत हुई है, मोदी जी का जादू है और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने सरकार की योजनाओं का जनता के अंतिम व्यक्ति तक उसे पहुंचाया है, ये उसकी जीत है। उन्होंने कहा कि चुनाव में लाडली बहना गेम चेंजर रही। प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर मालिनी ने कहा कि ये पार्टी और संगठन का विषय, लेकिन जब वे आम जनता के बीच जाती हैं तो सभी की आवाज वही निकलती है कि शिवराज भैया सीएम होंगे और जनता की आवाज ही मेरी आवाज है। माननीय मोदी जी का जादू है, लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में रही है, तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। पार्टी और संगठन का विषय है, चूँकि मैं जब आम जन में जाती हूँ तो सभी की ओर से आवाज़ निकलती शिवराज भैया हमारे मुख्यमंत्री होंगे और जनता की आवाज़ मेरी आवाज़ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भरतपुर सोनहत से विधायक और सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे गुलाब कमरो को अब हार का सामना करना पड़ा। कमरो को बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने करीब 5000 वोटों से हरा दिया। गुलाब कमरो ने कहा कि वो हर ब्लॉक में हार की समीक्षा करेंगे, साथ ही वो जनकपुर तक रेल लाइन पहुंचाने का मुद्दा लगातार उठाते रहेंगे। जहाँ जो कमियां रह गई है उसे हम पूरा भी समीक्षा बैठक करेंगे पूरे तीनों ब्लॉक में, और आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। सन खुलेगा कब चांग बखार में हमारा नया जिला बनेगा, हम लगातार लोगों को जगाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संगठन महामंत्री पवन साय जांजगीर चांपा के पामगढ़ के मेहंदी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने सक्ती की 3 विधानसभा सीटों पर पार्टी के हार की समीक्षा की। सक्ती के साथ ही जयजयपुर, चंद्रपुर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी यहां मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने विधानसभाओं के प्रत्याशियों से बातचीत कर हारे क्यों इस बाबत जानकारी ली। पहली बार है कि जांजगीर चांपा और सक्ती जिले की 6 सीटों पर बीजेपी हारी है। 2018 में बीजेपी को जांजगीर और अकलतरा सीट पर जीत मिली थी। 23 के चुनाव में दोनों सीटों पर पार्टी हार गई। छत्तीसगढ़ में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी सरकार गठन होने के बाद सभी मंत्री कांग्रेस शासनकाल के मंत्रियों के सरकारी गाड़ियों में ही चलेंगे। फिलहाल भाजपा सरकार में बनने वाले मंत्रियों के लिए नई गाड़ी नहीं खरीदी जा रही है। कांग्रेस सरकार के सभी पूर्व मंत्रियों ने गाड़ी लौटा दी है, जिसके सर्विसिंग के बाद सभी गाड़ियों को स्टेट गैरेज में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नए मंत्रियों को यह गाड़ी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज भारत को देखने के लिए भारतीय और विदेशी दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं और कोशिश ये है कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। यहां नए रास्ते बन रहे हैं और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। हर इन्वेस्टर के लिए उत्तराखंड में बहुत सारा ऐसा अनटैप पोटेंशियल है जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यहां हजारों की संख्या में देश भर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस कार्यक्रम में आकर 30 साल खुद की उम्र कम महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आज यहां राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, मैं आपको ये समझा नहीं सकता। चाहे भाषा का आंदोलन हो, चाहे शिक्षा का आंदोलन हो, चाहे संस्कृति को बरकरार रखना हो, हर चीज में स्व का महत्व विद्यार्थी परिषद ने समाज को बताया है और युवाओं के माध्यम से बताया है। अगर कोई श्रेष्ठ कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ कर रहा है, उसको उठाकर थोड़े उसके पास्ट में चले जाएंगे तो कहीं न कहीं छात्र जीवन में इसका जुड़ाव
विद्यार्थी परिषद से रहा होगा, ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं। उड़ीसा की एक शराब कंपनी पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी में अब तक 200 करोड़ रुपए का कैश जब्त हुआ है। आयकर विभाग की टीम ने कंपनी के राउरकेला, सुंदरगढ़, बालंगीर, टिटिलागढ़, संबलपुर सहित कई इलाकों में छापेमारी की। रेड के दौरान अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक कंपनी के बालंगीर दफ्तर में छापेमारी के दौरान इतने सारे कैश को देखकर आयकर विभाग के अफसर हैरत में पड़ गए। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह टैक्स चोरी के शक में बॉड डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कंपनी पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप लगा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों में कोई चेंज नहीं किया। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार है। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसका अर्थ यह कि आम जनता की ईएमआईज पर कोई फर्क नहीं आएगा। एक्टर जूनियर महमूद की मौत हो गई। उनकी मौत 67 साल की उम्र में पेट के कैंसर से हुई है। काफी वक्त से वो बीमार चल रहे थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके दोस्त सलाम काजी ने उनकी मौत की घटना की पुष्टि की है। भोपाल की ईटखेड़ी में आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज हो गया है। 4 दिन तक चलने वाले इस मजहबी कार्यक्रम का समापन सोमवार को होने वाली दुआए खास के साथ होगा और इस दौरान इन दिनों दिल्ली मरकज समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आए उलेमाओं की तकरीरें भी होंगी। रायपुर में बुलडोजर ने पकड़ी है रफ्तार। महापौर एजाज ढेबर के वार्ड में चला है बुलडोजर। कालीबाड़ी चौक पर निगम ने 4 अवैध दुकानें तोड़ी। सरकारी जमीन पर बनाई गई थी अवैध दुकानें। बीते 3 साल से ये लंबित कार्रवाई थी। इंदौर में हॉस्टल संचालक की हत्या के 3 दोषियों को सेशन कोर्ट ने दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। हत्यारों ने साल 2017 में सब्बल से हमला कर हॉस्टल संचालक की बेरहमी से जान ले ली थी। बैतूल में युवक को मजाक करना भारी पड़ गया। 20 से ज्यादा लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। घायल युवक का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर बालाघाट में मनचले युवक ने महिला की हत्या कर दी। चाकू से वार कर महिला का कत्ल किया। महिला अपने पति के साथ मेला घूमने गई थी और आरोपी ने मेले में ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मुरैना में ओवरलोड ट्रैक्टर चालक ने हाईवे पर स्टंट किया। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला है। भिलाई में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 से ज्यादा नाबालिगों को ढूंढ निकाला है और एक नाबालिग लड़की को बनारस से भी ढूंढा गया। इधर केशकाल में पानी में एक लाश तैरती मिली। ग्राम नौका बेड़ा के तालाब में लाश मिली है। ग्रामीणों की सूचना पर एसडीओपी और टीआई मौके पर पहुंचे। फरसगांव थाना क्षेत्र का मामला है। राज्य में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। बहन के साथ अवैध संबंध के शक में हत्या की गई। धारदार हथियार से मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। रायपुर एयरपोर्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एयरपोर्ट के गार्डन में 2 भैंस की मौत हुई। बिजली के तार के चपेट में आने से ये मौत हुई। पार्क में बिजली का तार खुला हुआ है। इधर सूरजपुर में हाथी ने बच्ची पर हमला कर दिया। घर में सो रही 10 साल की मासूम पर अटैक किया। बच्ची के सिर और कमर में गंभीर चोट आई है। 7 हाथियों का दल गांव के पास के जंगल में है, जिससे दहशत है। ग्वालियर में भतीजे ने चाची पर चाकू से हमला कर दिया। भतीजा अपनी चाची की शादी की जिद पर अड़ा था। महिला के डांटने से नाराज था युवक। चाकू से हमला कर युवक फरार हो गया। मुरैना में लाइनमैन की बर्बरता की खबर सामने आई है। ग्रामीणों ने लाइनमैन को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रांसफार्मर केबल जोड़ने के लिए लाइनमैन गया हुआ था। जब वो देरी से पहुंचा तो ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। रायसेन में डंपर और पिकअप में भिड़ंत हुई। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सांची में भोपाल विदिशा हाईवे पर यह हादसा हुआ। मुरैना में बोलेरो ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा में बैठे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने NH 552 पर चक्का जाम कर दिया। कैलारस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
इंदौर में पुलिस ने बदमाश का जुलूस निकाला। आरोपी अवैध नशा पदार्थ की तस्करी करता था। ड्रग तस्कर विजय काला पर 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्राउन शुगर, शराब तस्करी, अफीम और गांजा की तस्करी ये करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से ब्राउन शुगर चंदन नगर बरामद किया। चंदन नगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर खरगोन में सहकारी सूत मिल पर मजदूरों ने हंगामा किया। कई महीनों से वेतन न मिलने पर मजदूर बेहद परेशान है। अचानक प्रबंधन ने मिल पर ताला जड़ दिया। मिल प्रबंधन ने मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी। 500 मजदूरों पर अब रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। 2 वर्षों से सूत मिल घाटे में चल रही। खरगोन में मोबाइल चोरी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। साइबर सेल ने गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल लौटाए हैं। करीब 15 लाख रुपए के 111 मोबाइल लौटाए। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर युवती से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि युवक ने महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे रिश्वत के तौर पर 60 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपी विकास ठाकुर सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी को चाचा बताकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। सामने वाले को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वो टामन सोनवानी की चैट मैसेज भी भेजता था। पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ करने में ये पता लगाने में जुटी हुई है कि उसने और कितने लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी का आगाज तो हो गया, लेकिन धान खरीदी केंद्र में बदइंतजामी चरम पर है। प्रशासन के नुमाइंदे भी इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे। मनेन्द्रगढ़, चेमेरी, भरतपुर जिले में 24 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 11 केंद्र ऐसे हैं जहां पर धान रखने के लिए पक्की इमारत नहीं है और न ही शेड का इंतजाम है। नतीजतन कर्मचारी टेंट में धान रखने को मजबूर हैं। तो मौसम का अपडेट आपको बता दें, कवर्धा में बेमौसम बारिश से किसान परेशान है। दाल तिलहन के फसलों में पानी भर चुका है। चना और मसूर की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कवर्धा के सूरजपुरा रबेली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। जबलपुर के साथ ही महाकौशल के हजारों छात्र छात्राओं को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दी जाने वाले स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिल पा रही है। ऐसे में छात्र छात्राओं की संख्या 15,000 से अधिक है और छात्र छात्राओं के बैंक खाते अपडेट नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है। दरअसल स्कॉलरशिप लेने के लिए हर छात्र को बैंक के खाते और पासबुक को अपडेट करना जरूरी होता है। कई छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके खाते आधार से लिंक नहीं है और ना ही लंबे वक्त से लंबे अकाउंट को इन्होंने अपडेट किया या कोई ट्रांजेक्शन किया है। तो कई छात्र छात्राओं के बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होने की वजह से भी बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि स्कूल के जरिए छात्र छात्राओं की जानकारी जुटाई जा रही है। प्रिंसिपल को छात्रों से संपर्क कर उनके बैंक खातों में अपडेट करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि पहुंच सके। मध्य प्रदेश की इकलौती हेरिटेज ट्रेन को रेलवे अब बंद कर देगा। इसके पीछे की वजह यात्रियों की कमी है। लोगों को काला कुंड के पहाड़ों और झरनों की खूबसूरती का लुत्फ देने के लिए मॉनसून में इस हेरिटेज ट्रेन को शुरू किया। शुरुआत में ट्रेन में यात्री भी आए, लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की संख्या गिरने लगी, कम होने लगी और इस वजह से आखिरकार पश्चिम रेलवे ने अब इस हेरिटेज ट्रेन को बंद करने का फैसला किया। 15 दिसंबर से इस ट्रेन का संचालन बंद हो जाएगा। हालांकि IRCTC की वेबसाइट पर दिसंबर तक की बुकिंग इस पर आप करा सकते हैं। सूत्र कहते हैं कि कभी भी ट्रेन बंद करने का ऐलान हो सकता है। ट्रेन की शुरुआत 26 अगस्त को हुई थी, जो पाताल पानी से काला कुंड के बीच 10 किलोमीटर के हिस्से पर चलाई जा रही थी। और अब आ रही यूपी अपडेट की। बुलंदशहर रेलवे लाइन पर रखे रेल की पटरी के टुकड़े से टकराया शिवगंगा एक्सप्रेस का इंजन। डाउन लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन का निचला हिस्सा पटरी के टूटे टुकड़े से टकरा गया। बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला। नई दिल्ली से बनारस जा रही थी एक्सप्रेस। सुखदेव घोगामेड़ी की हत्या के विरोध में मैनपुरी में प्रदर्शन किया गया। क्षत्रिय समाज के लोगों ने करहल चौराहे पर जाम लगा दिया। करहल चौराहे पर हजारों की संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी जुटे। हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। डीएम को मौके पर बुलाकर मांग पत्र लेने की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े रहे। शहर के करहल चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने लंबा जाम लगाया। लखनऊ जेल में ठंड से बचाने के लिए 100 कैदियों को कंबल बांटे गए हैं। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत ने कंबल बांटे हैं। कार्यक्रम में संस्था से जुड़े कई उलमा
शामिल रहें। बुलंदशहर में बीडीए ने 5 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। 48 बीघा जमीन पर बसाई जा रही थी और अवैध रूप से बसाई जा रही थी ये कॉलोनियां। बिना नक्शा पास किए ग्राहकों को लुभावने ऑफर्स के साथ बेचे जा रहे थे भूखंड। सिकंदराबाद गुलावटी रोड और NH 91 लॉजिस्टिक पार्क के सामने कार्रवाई की गई। बुलंदशहर में तमंचे से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। युवक अपने भाई के ससुर और भाभी को गालियां और धमका भी रहा है। पीड़िता और उसके पिता ने बुलंदशहर SSP से शिकायत की। रामघाट थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित बताया गया है। चोला क्षेत्र का रहने वाला है दबानी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो हर बड़ी खबर का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट सिर्फ आपके अपने पसंदीदा न्यूज चैनल IBC 24 पर देखना ना भूलें। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।